हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया स्टूडेंट एकेडमी में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10वीं का अध्याय 8 का चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। मैक्सिमम बच्चों को यह चैप्टर बड़ा ही कठिन लगता है, तो मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने करने वाला हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे इसको कठिन मानते हैं, इस चैप्टर को कठिन मान के चलते हैं, वो बहुत इत्मीनान से इस चैप्टर को समझें। इसमें कुछ नहीं है, ये बेसिकली बेस्ड है सिर्फ फार्मूले पे। तो अभी तो मैं फार्मूला लिखवाऊंगा नहीं, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं फार्मूले बताते जाऊँगा। और एक फार्मूले की एक लिस्ट जो है मैं वीडियो के अंत में उसको बना के आपको बता दूंगा, तो आप उसको याद कर लीजिएगा और मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। जैसे त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। AB का मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और BC का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। सवाल में पूछा है कि ये साइन A cos A साइन C cos C, इनका मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले यदि हम एक समकोण त्रिभुज की बात करें, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा ये जो सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण कहलाती, ये लंब कहलाती और ये आधार कहलाती है ना। तो यदि हम A को लेके बात करें, कोण A के लिए के बात करेंगे, तो इसके लिए लंब कहलाएगा BC, आधार कहलाएगा AB और कर्ण कहलाएगा AC। लेकिन यदि C की बात करेंगे, कोण C की बात करेंगे, तो कोण C के लिए लंब फिर AB कहलाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत से बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या बता दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप कोण A को लेके बात करेंगे, तो जिस कोण को लेके हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। तो A के लिए लंब कहलाएगा BC, और यदि कोण C की बात करें तो इसके लिए इसकी सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी AB। मतलब कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB, कर्ण हो जाएगा AC। जबकि कोण C के लिए बात करेंगे तो लंब होगा AB, आधार होगा BC और कर्ण होगा AC। वो भी आप जब सवाल हल करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आप देखो जरा, आधार का मान और लंब का मान तो दिया है, पर कर्ण का मान नहीं दिया। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली ये बहुत ऐसी रियल चीज तो है नहीं है। जैसे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में आप देखो जरा, जो दिया है वैल्यूज वो लिख लेते हैं। जैसे BC का मान दिया है, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। मतलब लंब और आधार का मान दिया है, कर्ण का मान दिया नहीं है। कर्ण का मान आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है? समकोण त्रिभुज में। हमेशा ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है? समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि ये जो कर्ण है इसका वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? ये जो कर्ण का मान है, मतलब कर्ण का वर्ग, उसकी अन्य दो भुजा कौन कौन सी है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कर्ण का मान। तो कर्ण का मान दिया नहीं, तो यदि हमारे पास लंब और आधार का मान दिया तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ये मान निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण का मान निकालना, तो कर्ण को यहां पर क्या मान रहे हैं हम? AC। तो ये लिख सकते हैं हम AC का वर्ग। लंब का मान क्या दिया है? 7 का वर्ग। आधार का मान क्या दिया है? 24 का वर्ग। AC के वर्ग को वही रहने दो। 7 का वर्ग होगा 49। 24 का वर्ग कैसे निकालोगे आप? 24 गुणे 24 करके देख लो। तो ये क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 9 8 17, 576। तो 24 का वर्ग क्या आ गया? 576। आप AC का वर्ग करो, 49 और 576 को आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, 7 4 11 और 12 की 2, 625। तो इनका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 625। यहाँ वर्ग का आप पक्षांतर करोगे तो ये जो वर्ग है आपको नियम पता होना चाहिए। वर्ग का पक्षांतर होता है तो वो वर्गमूल में चला जाता है, घन का पक्षांतर होता है तो घनमूल में चला जाता है। तो यहाँ पर ये वर्ग का पक्षांतर होगा, या तो आप 625 को 25 का वर्ग भी लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर वर्ग का पक्षांतर करो तो ये किस में बदल गया? वर्गमूल में। 625 का
पक्षांतर कर रहा हूँ, 625 का वर्गमूल निकालोगे तो उसका वर्गमूल आता है 25। इसका मतलब AC का मान कितना निकल गया अपना 25 सेंटीमीटर। तो हमें बेसिकली मान हमें कर्ण का नहीं निकालना, हमें मान निकालना है साइन A cos A साइन C cos C। अब यहां पर मान कैसे निकालेंगे इसको मैं मिटा देता हूं और डायरेक्ट मैं मान निकालने की बात करता हूं। जैसे साइन A का मान निकालना है और हमें कोण लेना है A, तो A के लिए लंब होगा BC, आधार होगा AB और कर्ण होगा AC। तो साइन A के लिए होता है, मैक्सिमम बच्चे पढ़ चुके होंगे, एक बहुत ट्रिक जैसा एक फॉर्मूला होता है, लाल बटे ऐसे करके लिखते हैं LAL, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LAL KKA, ये आपने पढ़ा होगा, जिसमें कहते हैं लंब और कर्ण का रिलेशन किस में पाया जाता है, साइन में। आधार और कर्ण का रिलेशन कॉस में पाया जाता है, लंब और आधार का रिलेशन टेन में पाया जाता है। और फिर इनका अपोजिट कर दूं तो कॉसिक का हो जाता है, इसका सेक का हो जाता है, इसका कॉट का हो जाता है। ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कहने का मतलब ये होगा साइन के लिए रिलेशन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहां पर क्या है BC और कर्ण क्या है यहां पर AC। तो BC का मान हो गया 7 और AC का मान हो गया 25। एक आंसर ये निकल गया हमारा। दूसरा निकालना है cos A, ये अपन पहले के लिए बात कर रहे हैं, अभी ये पहले का आंसर निकालना है। कॉस के लिए क्या होता है रिलेशन, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहां पर क्या है AB, कर्ण क्या है AC। AB का मान कितना दिया है 24, AC का मान कितना दिया है 25। दूसरा आंसर हमारा ये निकल गया। तो चलो हमने पहले का तो आंसर साइन A cos A निकाल लिया, अब हमें दूसरे का आंसर निकालना है। दूसरे में हमें क्या निकालना है साइन C। अब उन बच्चों के लिए कि सर ये इसका भी तो वही होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि यहाँ कोण में कौन ले रहे हैं। यहाँ पर कोण में हमने A लिया था, यहाँ पर हमें क्या लेना C। तो यदि हम कोण के दृष्टिकोण से यदि हम C लेंगे तो जिसको कोण लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती। तो C कोण के लिए लंब क्या होगा AB, आधार क्या होगा BC, कर्ण क्या होगा AC। तो साइन C के लिए लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो AB का मान कितना दिया है 24, AC का मान कितना दिया है 25। ये तीसरा हमारा निकल गया। और फिर क्या निकालना है cos C। फिर से वही cos के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार हम C के दृष्टिकोण से आधार किसको मान रहे हैं BC को, कर्ण किसको मान रहे हैं AC को। BC का मान कितना दिया है 7, AC का मान कितना दिया है 25। तो इस प्रकार से बच्चों ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार इस प्रकार के सवाल आए हैं, तो आपको बनना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए रिलेशन कैसे बनते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसिक का, सेक का और कॉट का। ठीक है, तो ये आपको समझना है। पाइथागोरस प्रमेय आपको बनता होगा। इसमें मुझे कुछ समझाने जैसा एक्स्ट्रा कुछ लग नहीं रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल मैंने लिया हूं, ये मेरे ख्याल से सवाल आया है या तिमाही में आया, पिछले साल मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, पर ये आया है। सवाल भी सरल है, दिया है कि यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और टेन A का परिकलन कीजिए। मीन्स में मान निकालना है। तो हम कैसे मान निकालेंगे, इसका तरीका बहुत सरल है। माना जैसे अपन ने पिछले वाले सवाल में किया था, तो माना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेंगे हम। एक्चुअली सिर्फ त्रिभुज नहीं ले सकते, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को ही मानना पड़ेगा। माना समकोण त्रिभुज ABC है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज का। यदि हम ABC ले रहे हैं, इसका मतलब B यदि बीच में, तो समकोण में हमें क्या लेना पड़ेगा B। यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा C। सवाल में दिया है कि साइन A बराबर 3/4। अब भी मैंने बताया था साइन के लिए रिलेशन क्या होता है, अपन इस दृष्टिकोण से देखें तो साइन के लिए रिलेशन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण इट मींस ऊपर वाला मान लंब का है, नीचे वाला मान कर्ण का है। तो लंब का मान कहलाएगा 3 और कर्ण का मान कहलाएगा 4।
इसका मतलब आधार का मान नहीं दिया है। हमें कॉस से tan a का मान निकालना है, तो क्योंकि कॉस के लिए रिलेशन होता है आधार बटे कर्ण, जबकि आधार का मान तो दिया नहीं है। आधार का मान निकालना यहाँ भी जरूरत पड़ेगी। लंब बटे आधार मतलब tan के लिए भी हमें आधार की जरूरत पड़ेगी। तो आधार ज्ञात करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, और वो हमेशा किस में लगता है? समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान यहां पर दिया है, तो कर्ण का मान क्या दिया है? आप चाहो तो इसे पहले शब्दों में पिरो लीजिए। कर्ण क्या दिया है? AC का वर्ग। लंब दिया है तो BC का वर्ग। आधार दिया है, आधार दिया नहीं तो उसको AB का वर्ग लिखो। जो जो मान दिया फिर उनको लिख दीजिए। AC का मान क्या दिया? 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। BC का मान दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग। AB का मान दिया नहीं तो AB का मान ज्ञात करना, तभी तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 3 का वर्ग क्या होगा? 9। हाँ, मेरे को एक बात याद आ रही है, कई लोग 4 का वर्ग ऐसे कर देते हैं जो जिनको बेसिक पता नहीं होता। 4 का वर्ग मतलब 4 दूनी 8 कर देंगे, ये गलत है। वर्ग का मतलब है उसी ये ना एग्जैक्टली ये जो वर्ग या घन या जो भी जो घात लगी होती है वो उस संख्या का उसी के साथ कितने बार गुणा करना, इस चीज को दर्शाता है। जैसे 4 का घन होता है तो इसका मतलब 4 का 4 के साथ ही 3 बार गुणा, इसका ये मतलब होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि 4 का आप डायरेक्ट 3 के साथ गुणा कर लो। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसको हमें ध्यान देना, ठीक है। तो 4 का वर्ग होगा 4 चौके 16 और 3 तिरका 9 प्लस AB का वर्ग। आप यहाँ पर 9 का क्या कर दीजिए? पक्षांतर कर दीजिए। तो ये धनात्मक संख्या तो इस तरफ वो किस में आ जाएगी? ऋणात्मक संख्या में। यहाँ क्या बचेगा? AB का वर्ग। 16 में से 9 घटेगा तो आपका बचेगा 7, तो AB वर्ग। वर्ग का आप पक्षांतर करोगे तो किस में चली जाएगी? वो वर्गमूल में चला जाएगा। तो AB का मान क्या आ गया? कर्णी 7, है ना। कितना आ गया? कर्णी 7। यहां से आप आंसर निकाल सकते हो। हमें निकालना क्या है? cos A tan A। अतः cos A के लिए क्या रिलेशन होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या दिया है? AB। कर्ण का मान क्या दिया है? AC। तो आधार का मान निकलेगा कर्णी 7 और AC का मान कितना दिया? 4। तो ये हमारा एक आंसर निकल गया। दूसरा निकालना हमें tan का, तो tan के लिए क्या हो जाएगा? tan के लिए होता है लंब बटे आधार, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये cos के लिए रिलेशन होता है और ये किसके लिए होता है? tan के लिए। tan के लिए होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर? BC। आधार क्या है यहाँ पर? AB। BC का मान क्या निकल गया? 3 और आधार का मान क्या निकल गया? कर्णी 7। ये है ना आंसर। पाइथागोरस प्रमेय से आपको हल करते आना चाहिए। कोई भी यदि समकोण त्रिभुज में कोई 2 वैल्यू दी है तो आप तीसरी वैल्यू पक्षांतर के निकाल सकते हो। यदि आधार लंब दिया है तो कर्ण निकाल लो, कर्ण आधार दिया है तो लंब निकाल लो, या कर्ण लंब दिया है तो आधार निकाल लो। किससे निकल जाएगा? ये पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके आया हूं, दी है उसका हमें मान निकालना है। ये मान हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें कुछ इनके मान पता हो। फॉर एग्जांपल समझो बेसिकली 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन के लिए बात करें, कॉस के लिए बात करें, टेन के लिए बात करें, हमें पता होना चाहिए। ये छोटी सी टेबल आपको तो पता होनी चाहिए, भले कॉस सेक कॉट की पता ना हो। जैसे साइन के लिए होता है 0, 1/2, 1 कर्णी 2, कर्णी 3/2, 1। कॉस के लिए यदि आपको निकालना है इसका अपोजिट कर दो, मतलब 1 को उठा के यहाँ रख दो, कर्णी 3/2 को यहाँ रख दो, 1/कर्णी 2 को वहीं रहने दो, 1/2 को यहाँ रख दो, 0 को यहाँ रख दो। टेन के लिए यदि आपको ज्ञात करना तो इसका होता है 0, 1/कर्णी 3, 1 कर्णी 3 और अपरिभाषित। टेन का मान फिर भी याद नहीं यहाँ आता तो आप टेन का एक फॉर्मूला होता है, टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। इन फॉर्मूले से भी आप टेन का मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे? जैसे साइन 30 का मान और कॉस 30 का मान यदि आपको पता तो टेन 30 का मान कैसे ज्ञात कर लोगे? मान लो आप यहाँ 30 अंश कर लें, ठीक है, तो टेन 30 का मान कैसे निकलेगा? साइन 30 का मान दिया है 1/2, कॉस 30 का मान कितना दिया है?
करनी 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा है 1/3। देखो निकला ना। ऐसे आप सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको ये मान पता है तो आप आसानी से ये मान रख के आप इसको हल कर सकते हैं। एक बात और बताना था, साइन का उल्टा होता है, यदि हम उस अनुपात की बात करें, कॉसेक ए होता है। कॉस ए का उल्टा 1/sec ए होता है, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है 1/cot ए। तो जिस प्रकार साइन ए बराबर 1/cosec ए होता है, उसी प्रकार cosec ए बराबर भी 1/sin ए होगा। sec ए बराबर भी क्या होगा 1/cos ए। cot ए बराबर भी क्या होगा 1/tan। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो cos 45 का मान रखना, तो cos 45 का मान कितना दिया है 1/2। तो हमें यहाँ पर सीधा आंसर रखें, वो आप हल रखते हैं। यहाँ पर cos 45 का मान 1/2 हमने यहाँ पर उतार लिया। sec 30 का मान कैसे निकलेगा, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। यदि sec 30 का मान निकालना तो हमें cos 30 के मान को उल्टा करना पड़ेगा। तो cos 30 का मान है करनी 3/2, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस cosec 30 का मान, तो cosec किसका उल्टा होता है sin a का, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो cosec 30 का मान क्या होगा 2/1, तो 2/1 मतलब 2, ठीक। यहां पर इसको हल कर लो, तो ऊपर वाले को तो अभी रहने दो, ये नीचे वाले को हल कैसे करेंगे। ये करनी 3 अभी सिर्फ इसके साथ बटे में, यदि इसको इसके साथ भी बटे में लाना तो इसका इसके साथ क्या कर रहे हैं 2 गुणा कर रहे हैं। ये हो जाएगा करनी 3 का गुणा 2 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 2 करनी 3। अब पूरे का बटे आप क्या लिख सकते हो करनी 3। अब यहाँ पर मैं एक बात बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर समझो जरा, यदि कोई संख्या या कोई भी भिन्न a/b/c के फॉर्म में हो, अब इसको हल करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, आप ये जो c वाली वैल्यू उसका गुणा b के साथ कर दो, तो ये हो जाएगा a/b गुणित c, ठीक है। लेकिन यदि कोई फॉर्म a/b/c/d के फॉर्म में हो, तो d का गुणा a के साथ हो जाएगा और c का गुणा किसके साथ हो जाता है b के साथ। ये मैं क्यों बताऊं, ये अभी आपको समझ में आएगा। जैसे a का गुणा d के साथ हुआ, b का गुणा किसके साथ हो जाएगा c के साथ। जैसे यहाँ पर a/b/c/d मान है, तो d का गुणा किसके साथ हो जाएगा a के साथ, और इसका गुणा किसके साथ हो जाएगा इसके साथ। तो ये हो जाएगा करनी 3 का गुणा 1 के साथ, ये हो जाएगा 1 गुणित करनी 3 बटे इस पूरी का गुणा किसके साथ हो जाएगा करनी 2 के साथ। तो करनी 2 और गुणा में क्या लिख दूं कोष्टक लगा के ब्रैकेट लगा, इसका मतलब इनके बीच में गुणा माना जाता है। ये हो जाएगा 2 + 2 करनी 3, ठीक है। अब इसको और हल करते हैं। करनी 3 का गुणा 1 के साथ होगा तो करनी 3 हो जाएगा, बटे में करनी 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या होगा 2 करनी 2 प्लस करनी 2 का गुणा इस पूरी वैल्यू के साथ होगा, तो 2 जो बाहर वो तो रहेगा ही, बाकी करनी 2 का गुणा करनी 3 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 6, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हल करना है। अब यहाँ पर इसको हल, अभी हमारा आंसर आया नहीं है। इसमें आप देखो यहाँ पर भी 2 करनी 6 के साथ गुणा पर में है, यहाँ पर भी 2 करनी 2 के साथ गुणा में है, तो 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, करनी 3 को वही रहने दो। यदि आप 2 और 2 को कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा करनी 2 प्लस करनी 6, ठीक है। अभी भी हमारा आंसर आया नहीं है, क्योंकि यदि कोई वैल्यू करनी में बटे में होती तो उसका हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो इसको आप हर का परिमेयकरण करने से पहले आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, करनी 3 को वही रहने दो, 2 को ऐसे रहने, करनी 2 प्लस करनी 6 को आप करनी 6 प्लस करनी 2 लिखकर इसका हर का परिमेयकरण कर लेंगे। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे सिर्फ यहाँ पर आंसर लाना, तो वो आंसर कैसे आएगा, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण होगा, तो वो परिमेयकरण कैसे होता है, ये जो अंडर रूट करनी में ये जो वैल्यूज दी इनका ऊपर और नीचे क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, लेकिन
वो बच्चे जिनको पता नहीं उनके लिए मैं बता दूं कि यदि हर का परिमेयकरण होता है, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या आ जाता है माइनस, यदि यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता है प्लस। अब इनको यहाँ पर सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये करनी 3 का गुणा इस पूरे के साथ और इनका गुणा यहाँ पर होगा। अब ये गुणा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि आपने एक सर्वसमीकरण पढ़ा होगी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा, बाकी इसका तो गुणा हो जाएगा। करनी 3 का गुणा करनी 6 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा करनी 18 माइनस करनी 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बट्टे 2 को 2 रहने दो, a प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बना रहा है तो वो इसके जैसा हम इसको बना सकते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इसका और इसका यदि हम बात करें तो इसको हम इस फॉर्म में बना सकते हैं। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं करनी 6 का वर्ग माइनस करनी 2 का वर्ग। इसको हमने ऐसा बना दिया। 18 का यदि आप वर्गमूल निकालना चाहें तो 18 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, 2 इनाम 18 3 तिरका 9 3 एकम 3। जिनके जोड़े बनते हैं उनको बाहर रखते हैं और जिनके जोड़े नहीं बनते उनको अंडर रूट में ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के जोड़े बने तो 3 को हमने कहाँ ले लिया बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको हम किस में ले लेंगे अंदर। माइनस में क्या चल रहा है करनी 6 बटे में वर्ग से करनी यहाँ कैंसिल, वर्ग से करनी यहाँ कैंसिल। इसको हाँ यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि 2 सिर्फ इसके साथ गुणा में नहीं है, पूरे के साथ गुणा में। तो 2 को 2 रहने दो, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ बचेगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मतलब क्या 4। तो 3 करनी 2 माइनस करनी 6 4 दूनी 8। ये होगा आपका फाइनल आंसर। इतना आंसर लाने में हमें कितना मेहनत करनी पड़ी, एक छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ा। जैसे हमने मान लिखा, मान लिखने के बाद हमें ये ध्यान देना पड़ा कि इसको कैसे हल करेंगे। हल करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें ये ध्यान देना पड़ा कि यहाँ पर हम क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। फिर कॉमन निकालने के साथ साथ यहाँ पर ये जो करनी में वैल्यू आई तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कई जगह करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ये करनी में वैल्यू दी, आप डायरेक्ट यहीं पर इसको आंसर लिख के नहीं आ सकते हो। ठीक है, हर का परिमेयकरण किया तो हर का परिमेयकरण का आपको फॉर्मूला पता क्या बोलते हैं सिद्धांत पता होना चाहिए कि यदि यहाँ प्लस में ये दोनों वैल्यू हैं तो परिमेयकरण में वो माइनस में चली जाती है, यदि माइनस में होंगे तो वो किस में जाएंगी प्लस में चली जाती है। और फिर इसको हल करने के बाद हमें ये आंसर प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बनना चाहिए, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए सर्वसमीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। दिखाइए कि tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। अब हमें tan 48 का मान तो पता नहीं, हमें तो tan का 0 का मान पता है, 30 का पता, 60 का पता, 90 का पता है ना। लेकिन यहाँ तो बड़े अटपटे से यहाँ अंश वाले मान दिए हैं। तो इनका हल करने का एक तरीका है, मैं कुछ एक नॉर्मल कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ तो आपको वो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इन्हें पूरक त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले बोलते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, मतलब जो थीटा का मान वो यहाँ आना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं रखूँगा, कुछ बच्चे गलती करेंगे, वो कहाँ करेंगे वो भी बता दूंगा। यदि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा। वैसे ही इसका उल्टा होगा सेक 90, ये मैं लिख ही दूं जिससे मैं आप बच्चे एकदम कंफर्म हो जाए, है ना। इसका अपोजिट होगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। वैसे tan के लिए होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये कुछ ये 6 प्रकार के आपके पास ये पूरक त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले दिए हैं, आपको ये पता होना चाहिए।
लेकिन ध्यान हमें यही रखना है कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू वो यहाँ आती है। बच्चे क्या काम करेंगे मैं भी बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दूंगा कि साइन 90 माइनस, मान लो मैं 45 ना लिख के मान लो मैं क्या लिख दूँ 40 ही लिख दूँ, तो वो पता है वो क्या काम करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस होता, तो वो कॉस तो कॉस कर देंगे, वो 90 से 40 को घटा देंगे, जबकि ये क्या है, गलत है। थीटा की जगह जो वैल्यू है वही आएगी, ये आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 का हल करने का तरीका क्या है, इसको ऐसे हल करेंगे, tan 48 को वही रहने दो, tan 23 को हम क्या लिख सकते हैं, एक काम करो, पहले आप जोड़ के देखो, 48 और 42 जोड़ोगे तो आप देखो 90 प्राप्त होंगे, और 23 और 67 जोड़ोगे तो 90 प्राप्त होंगे। तो पहले इन वैल्यूज वाले जिनका 90-90 इक्वेशन मतलब बराबर आ रहा है इक्वल करने पे, उनको साथ में लिखो, tan 48, tan 42 अंश, फिर tan 23 लिखो, और फिर किसका लिख दो tan 67 अंश। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलना है, और हमें राइट हैंड का आंसर कितना आना चाहिए, 1। तो tan 48 को वही रहने दो, tan 42 को आपको कन्वर्ट करना है, या तो आप इन दोनों में से जिसको कन्वर्ट करना है, आप इसको स्थिर रख लो, इसको कन्वर्ट कर लो, या इसको स्थिर रख लो, इसको कन्वर्ट कर लो, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो tan 48 को tan 48 लेके चल रहा हूँ मैं, tan 42 को क्या लिख सकता हूँ, यदि मैं सिर्फ 42 की बात करूँ, क्या मैं इसको 90 माइनस 48 लिख सकता हूँ, यदि 42 की बात करूँ, 90 में से 48 घटेगा तो कितना बचेगा, 42 अंश, इंटू tan 23 को मैं फिर स्थिर रखता हूं, 67 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 23 लिख सकता हूं क्या, देखिए 90 में से 23 घटेगा तो 67 बचेगा, इसको मैंने स्थिर रखा, 67 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस 23। वैसे ही मैंने यहाँ पर tan 48 को स्थिर रखा, यहाँ पर 42 को मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस 48। यहाँ पर दो जगह फॉर्मूले लग जाएंगे, ये वाले क्या लगेंगे, देखो जरा, tan 48 अंश को वही रहने दो, tan 90 माइनस 48 की जगह थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो इसकी जगह मैं ये किस में बदल गया, cot में, और थीटा की जगह क्या आएगा, यहां पर जो मान मतलब 48 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 48। tan 23 को वही रहने दो, tan 90 माइनस थीटा बराबर फिर क्या होता है, cot थीटा, इसको cot रहने दो, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 23 अंश। अब इसको और कैसे हल करेंगे, आपको एक सर्वसम का दो ठो फॉर्मूला और बता दे रहा हूं, कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cos थीटा बराबर होता है, वो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। मतलब आपको ये दो जगह ये फॉर्मूले ध्यान देने हैं, कि जहां जहां tan है वो tan थीटा की जगह मैं sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकता हूं, और cot थीटा की जगह cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकता हूं। तो कैसे, tan थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब ये हो जाएगा sin 48 अंश बटे cos 48 अंश, गुणा में cot थीटा को क्या लिख सकता हूं, cos थीटा बटे sin थीटा, तो cot थीटा के लिए हो जाएगा cos 48 अंश बटे sin 48 अंश, फिर tan को sin और cos में लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा sin 23 अंश बटे cos 23 अंश, cot को क्या लिख सकता हूं, cos बटे sin, तो ये हो जाएगा cos 23 अंश बटे sin 23 अंश। सभी गुणा में तो बिल्कुल कट पिट सकते हैं, कैसे, ये sin 48 से ये sin 48 कैंसिल, cos 48 से cos 48 कैंसिल, कितने बार में, एक बार में, sin 23 से sin 23, cos 23 कितने बार में, एक, सब जगह एक 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 एक, मतलब एक एकम एक, आया किसके बराबर, राइट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक सवाल आता ही आता है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको इसके लिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए ये वाली टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेके आए हैं कि मान निकालिए साइन स्क्वायर
63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका मान निकालने का भी आपने सर्वसम का 3 सर्वसम का पढ़े होंगे, जिसमें एक सर्वसम का है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 8। बाकी 2 सर्वसम का भी यूटिलाइज नहीं तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 20 अंश यहाँ 20 अंश तो उनका आंसर भी एक ही होगा, 23 अंश तो उसका आंसर भी एक होगा, 70 अंश उसका आंसर भी एक होगा, है ना। थीटा का मान एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे, इसका तरीका भी वही है, इसको कन्वर्ट कर लो, ऊपर में से जिसको चाहे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं 63 को वैसे ही यथावत रहने देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं 27 को कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रहने दो, 27 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 63। समझो जरा, यदि आप 90 में से 63 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 बटे में कॉस स्क्वायर 70 अंश को वही रहने दो, मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो ये कॉस स्क्वायर को वही रहने दो, 73 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 17। आप घटाओगे 90 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा 73 बचेगा, और 90 में से 63 घटाओगे तो कितना बचेगा 27। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को वही रहने दो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 63 अंश बटे में कॉस स्क्वायर 17 को वही रहने दो। यहां पर भी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा, यदि स्क्वायर लगा तो इसमें भी स्क्वायर, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 17 अंश। देखो बहुत यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 63 अंश बराबर क्या होगा 1, और इसका भी साइन स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 17 अंश बराबर क्या होगा 1, तो 1 बटे 1 मतलब 1, और ये हमारा क्या है आंसर। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए, ठीक है। और अभी इसके बहुत से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए